हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए। चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट की। चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट की। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है? तो दोस्तों, आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। JEE की तैयारी करने वाले IIT और नीट और स्टेट बोर्ड CBSE के सभी बच्चे अच्छी तरह से सीखेंगे। ठीक है, और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाना दोस्तों, चेक करना। बहुत सारी काम की लिंक दी गई है, प्रैक्टिकल्स की और बाकी लेसन्स की जो लिंक्स है वो आपको मिलेगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? देखो दोस्तों, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिस्कवर किया था। किसने किया था दोस्तों? मैक्सवेल ने। इन्होंने क्या किया था? 4 मेन प्रिंसिपल। ठीक है, पहला प्रिंसिपल है गाउस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा है गाउस लॉ फॉर मैग्नेट फील्ड, तीसरा फैराडे लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और चौथा इन्होंने यूज किया था दोस्तों एम्पियर्स सर्किटल लॉ। दोस्तों, ये जितने भी लॉज हैं इनके मैंने वीडियो बना दिए हैं, टॉपिक मैंने टीच कर दिए हैं, तो आप देखना, मेरे लिंक्स में आपको मिलेंगे सारे टॉपिक्स। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाना दोस्तों, और आप उसको सीख लेना। ये लॉ का डेरिवेशन, ये लॉ क्या होते हैं, मैंने सब कुछ समझाया है ऑलरेडी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैक्सवेल ने इन 4 चीजों का इस्तेमाल किया था, 4 मेन प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया था, और करके उन्होंने इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिराइव कर दिया था। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं, उनका एक बहुत अच्छा सपना था कि मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लैब में बनाऊं, लेकिन वो बना नहीं पाए थे। ठीक है, 1885 में बनाया था हर्ट्ज ने, हर्ट्ज नामक साइंटिस्ट ने बनाया था। ठीक है, उसकी भी बात हम करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो पहले बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है। ठीक है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट करंट आपको मालूम है कि जो एम्पियर सर्किटल लॉ होता है, एम्पियर सर्किटल लॉ B.dl क्लोज लाइन इंटीग्रेशन, B.dl क्लोज लूप पर निकालना है। म्यू जीरो आई होता है, आपको पता है। तो यहां मैक्सवेल कह रहा था कि एक टर्म यहां पे मिसिंग है और एक टर्म आना चाहिए, जिसको उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दिया। यानी यहाँ पे जो मिसिंग टर्म है दोस्तों, उसे क्या नाम दिया था उन्होंने? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अब कैसे फार्मूला बनाया उसकी बात करने चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं। मान लो एक कैपेसिटर लिया हुआ है, हमने एक कैपेसिटर लिया हुआ है। ठीक है, इसकी एक प्लेट को जोड़ दिया है बैटरी के प्लस से, और की लगा करके दूसरी प्लेट को हमने जोड़ दिया है माइनस से। ये प्लस माइनस है, यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस होगा। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पे करंट पास होती है। तो जो दोस्तों सर्किट में करंट पास होती है ना, उसको वो चार्ज फ्लो होने की वजह से होती है, तो उसको बोलते हैं कंडक्शन करंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? कंडक्शन करंट। अब उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक करंट और पास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, प्लस प्लेट से माइनस प्लेट। यानी जो प्लस प्लेट है दोस्तों, वहां से एक करंट निकलती है और माइनस पर जाती है, एक करंट निकलती है माइनस पर जाती है। ठीक है, तो इस तरह आप उसको दिखा सकते हो। इसको बोलते हैं ID।
क्या बोलते हैं दोस्तों, आईडी, डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक करंट पास होती है, वह होती है डिस्प्लेसमेंट करंट, और बाहर सर्किट में एक करंट पास होती है, वह होती है कंडक्शन करंट। ऐसा दो नाम किसने बताया दोस्तों, मैक्सवेल ने। अब ये नोट कर लेना है कि जो चार्ज फ्लो होने की वजह से सर्किट में पास होती है उसको बोलेंगे कंडक्शन करंट, और जो कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड में उस गैप के अंदर करंट पास होगी उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। और एक बार याद रखना, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा तब ये डिस्प्लेसमेंट करंट पास होगी नहीं। यानी कि जब दोनों प्लेटों का चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा तभी ये करंट पास होगी। यह 2-3 बातें आप खास नोट कर लेना। अब आपको दोस्तों मालूम है कि कैपेसिटर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। मान लेते हैं कि चार्ज डेंसिटी यहाँ पे प्लस सिग्मा है, यहाँ कितना है माइनस सिग्मा। यहाँ पर टोटल चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ पर टोटल चार्ज माइनस क्यू दोनों प्लेटों पर है। तो सिग्मा आपको मालूम है क्या होगा, क्यू अपान ए। प्लेट का एरिया अगर मान लो ए लेते हैं तो ई कितना आएगा दोस्तों, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए। ये ई का फॉर्मूला हो गया। यहीं से उन्होंने क्या किया, डिफरेंशिएशन करके डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला उन्होंने डिराइव किया। तो दोस्तों उसकी बात करते हैं। अगर यहाँ पर मैं ऐसे आपको बोलूं कि एप्सिलॉन नॉट ए इक्वल टू क्यू आएगा, अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ई, देखिए ई यहाँ पे है, एप्सिलॉन नॉट इधर लेके आइए। अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट ए यहाँ पे आएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो दोस्तों दरअसल यहाँ पे करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन। लेकिन आपको बता दूं पार्शियल डिफरेंशिएशन एक डिफरेंशिएशन ही होता है, कोई इशू बनने वाला नहीं है। डेली बाई डेल्टा टी, यहाँ कितना आएगा दोस्तों, डी क्यू बाई डी टी। इसको आप क्या बोल दोगे, इसको बोल दोगे आई डी। क्या बोल दोगे, आई डी, क्योंकि डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, आई होता है। अब आई डी आपका इतना आया, एप्सिलॉन नॉट ए डेल ई अपान डेल्टा टी। थोड़ा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं ऐसे लिखूं, ए के प्लेस पे इंटीग्रेशन लगाऊंगा, डेल ई अपान डेल्टा टी डॉट, इसको लिख दो डी ए। अगर वेक्टर लेते हो तो डी ए लिख दो, ठीक है, और इक्वल टू आई डी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो ए था उसको मैंने इंटीग्रेशन डी ए के फॉर्म में लिख दिया। तो ये जो फॉर्मूला आया इसको ही बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डेल ई डॉट डी ए अपान डेल्टा टी। ठीक है दोस्तों, और आपको पता है ई डॉट डी ए क्या होता है, फ्लक्स। ई डॉट डी ए क्या होता है, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां से बन जाएगा डी फाई बाई डी टी, और डी फाई बाई डी टी यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको बोलते हैं फैराडे लॉ। इस तरह उन्होंने अलग अलग लॉ का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन डिराइव किया था। तो दोस्तों थोड़ा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास एम्पियर लॉ में क्या था अभी, बी डॉट डी एल इक्वल टू था म्यू जीरो आई, था कि नहीं था। अभी जो क्वेश्चन मार्क लगा था वहां पे हम क्या लिखेंगे, आई डी। क्या लिखेंगे, तो आई डी, यानी जो आई है उसको आई सी प्लस आई डी कर देंगे। आई क्या कर देंगे, आई सी। यानी जो करंट है वह दो तरह की करंट मिलकर बन रही है, एक कंडक्शन करंट, एक डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैक्सवेल ने नाम दिया एम्पियर मैक्सवेल लॉ। क्या नाम दिया दोस्तों, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। इस इक्वेशन को नाम दिया मैक्सवेल ने एम्पियर मैक्सवेल लॉ। ठीक है दोस्तों, तो यहां से प्रूफ क्या हुआ कि ऐसा कोई भी सर्किट हो, ठीक है, यानी कोई भी सर्किट हो, कैपेसिटर जिसमें लगा हो, तो उसको क्लोज करने वाली सरफेस, उस सर्किट को कवर करने वाली सरफेस से कुल कितनी करंट पास होगी, तो बोलना है वहां से कुल करंट जो पास होगी म्यू जीरो आई सी प्लस आई डी, यानी यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट को इंक्लूड कर लेना है। अब दोस्तों बात करते हैं
हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट की। उन्होंने लैब में ईएम वेव कैसे बनाया था। दोस्तों हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट का मैंने सिंपल डायग्राम दिखाया है। यहाँ पर कंडक्शन कॉइल है जो कि बाहर की सोर्स से जुड़ी है, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास होगी और इसको कनेक्ट कर दिया है दो रॉड से, और दोनों रॉड के ऊपर एक तरफ स्फीयर लगा है, एक तरफ स्फीयर लगा है, यानी दो स्फीयर लगाया हुआ है। अब इमेजिन करते हैं एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, एक नेगेटिव चार्ज स्फीयर है, ऐसा इमेजिन करते हैं। और दोनों रॉड जो है इंडक्टर का काम करेगी। ये रॉड और ये रॉड मेटेलिक रॉड है, ये इंडक्टर का वर्क करेंगे। और इनके बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं स्पार्क गैप। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्पार्क गैप। क्या बोलते हैं? स्पार्क गैप। ठीक है। अब दोस्तों हम इमेजिन करते हैं कि जिस टाइम पर ये प्लस चार्ज होगा और ये माइनस चार्ज होगा, किसी एट एनी इंस्टेंट, किसी एक पर्टिकुलर टाइम मोमेंट पर हम बात करते हैं, यहाँ पर फील्ड इस तरह मिलेगा। ठीक है। प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ और ये माइनस का इसकी तरफ, ए और बी, यहाँ पर रिजल्टेंट फील्ड ई मिलेगा। और दूर जाओगे तो थोड़ा फील्ड में कमी आएगी। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ठीक है। तो इस तरह अगर हम बात करें तो पूरे रीजन के अंदर, पूरे क्षेत्र में, पूरे विस्तार में इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ होगा। तो होता क्या है कि यहाँ पर जब चार्ज यहाँ स्फीयर होता है और यहाँ से, अब आपको मालूम है माइनस चार्ज से इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज पर आने की कोशिश करेंगे, तो ये गैप को पार करके जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं तो चार्ज में कमी आती है। चार्ज में कमी आती है तो यहाँ जो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कम हो जाएगा, यहाँ पे और कम हो जाएगा, आगे और कम हो जाएगा। तो होता क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पास होकर के चार्ज में डिक्रीजमेंट करते हैं, यानी प्लस चार्ज का चार्ज कम होगा, माइनस चार्ज का काम, माइनस चार्ज पॉजिटिव तरफ बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब अगर प्लस 10 कूलम है तो -9 हो जाएगा, और माइनस 10 कूलम है तो हो जाएगा -9, प्लस 10 कूलम है तो हो जाएगा +9, और -10 कूलम माइनस स्फीयर पर है तो हो जाएगा -9। यानी +10 से +9, +8, +7, +6, और -10 से -9, -8, -7, -6, दोनों ही स्फीयर के चार्ज धीरे धीरे करके जीरो की तरफ, यानी न्यूट्रल की तरफ बढ़ रहे हैं। कब? जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे पास होकर के यहाँ पे आते जाएंगे। कहाँ से आएंगे? इस गैप से होकर के। यानी यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो गया कि जो चार्ज है वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे घट रहा है। इलेक्ट्रॉन पास होने से, यहाँ पर चार्ज पास होने से इलेक्ट्रिक करंट पास होगी। यानी यहाँ पे दो चीजें हो गई कि धीरे धीरे चार्ज घटेगा तो करंट बढ़ेगी। फिर आफ्टर सम टाइम क्या होगा? जो स्फीयर पॉजिटिव था उसका चार्ज 0, और जो नेगेटिव था उसका चार्ज 0। थोड़ी देर बाद जो प्लस स्फीयर था वो माइनस बनना शुरू होगा, जो माइनस स्फीयर था वो प्लस बनना शुरू होगा। यानी आफ्टर सम टाइम क्या होगा? जो स्फीयर पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा फुल्ली, और जो नेगेटिव था वो हो जाएगा पॉजिटिव फुल्ली। तो यहां पर हुआ क्या? चार्ज ऑसिलेट करता दिख रहा है। चार्ज ऑसिलेट कर रहा है तो ऑसिलेट करता हुआ चार्ज बाहर क्या करेगा? चेंजेबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? चेंजेबल इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब चार्ज ऑसिलेट करेगा तो करंट भी ऑसिलेट करेगी, क्योंकि चार्ज से ही करंट पास होती है। चार्ज कम ज्यादा हो रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो करंट भी क्या होगी? कम ज्यादा होगी, डायरेक्शन चेंज करेगी। तो करंट की ऑसिलेटिंग करंट, ऑसिलेट करती हुई करंट क्या करेगी? बाहर चेंजेबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यानी यह एक बहुत बड़ा सीक्रेट खुल गया कि यहाँ पर चार्ज ऑसिलेट पहले किया, बाद में उससे करंट प्रोड्यूस हुई और वो भी ऑसिलेट की। दोनों मिल करके चेंजेबल इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंजेबल मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन करते हैं। उसी को कॉमनली मिला करके बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? एक संयुक्त इफेक्ट है। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। और वह कांस्टेंट नहीं है, वह समय के साथ क्या हो रहा है? वेरीज हो रहा है, अपनी वैल्यू बदल रहा है, अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, और वह इफेक्ट धीरे धीरे पूरे स्पेस में फैलता चला जाता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दोस्तों उसकी स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हम बात करें अगर ईएम वेव की,
तो दोस्तों इस तरह से EM वेव की दिखाना है आपको, ठीक है। मान लो कि यह Y एक्सिस है, ये Z एक्सिस है और ये X एक्सिस है। तो दोस्तों अगर यहाँ से EM वेव X डायरेक्शन में बढ़ रही है तो उसको इस तरह आपको दिखाना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इसके पैरेलल दिखाना है, Y के पैरेलल दिखाना है इलेक्ट्रिक फील्ड को। देखिए इसकी वैल्यू घटते घटते धीरे धीरे जीरो हो जाएगी। यहाँ कम थी तो बढ़ते 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 मैक्सिमम हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल इनको दिखाना है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को जेड के पैरेलल दिखाना है। तो इस तरह दोस्तों बढ़ाते बढ़ाते मैक्सिमम कर दो, घटाते घटाते फिर से जीरो कर दो। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। आफ्टर सम टाइम डी कहाँ चला जाएगा, यहाँ। तो इसको इसके पैरेलल ही दिखाना है, ठीक है, इस तरह। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, बी से यहाँ पे आ गया, ई यहाँ पे आ जाएगा। इसको इसके पैरेलल दिखाना है, तो ध्यान रखना इस तरह वाई के पैरेलल दिखाना है, ठीक है। ये हो गया ए। तो दोस्तों ये हो गया आपका वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक वेव इस तरह वन वेव बन जाती है और इसको बोलते हैं पूरा वन वेव, और यह लूप आगे बढ़ जाता है। फिर दूसरा वेव बनती है, इस तरह बहुत सारी वेव ट्रेन बननी शुरू हो जाती है। तो इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, हर्ट्जियन डाइपोल। क्या बोलते हैं दोस्तों, हर्ट्जियन डाइपोल। क्या बोलते हैं, हर्ट्जियन डाइपोल, या इसे बोलते हैं LC ऑसिलेटर, ठीक है। LC ऑसिलेटर बोलते हैं इसी को। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हर्ट्ज ने लैब में किस तरह से EM वेव का प्रोडक्शन किया था 1885 में, 1885 में, जो कि मैक्सवेल नहीं कर पाए थे। यानी मैक्सवेल को सही साबित किसने किया, हर्ट्ज ने। क्योंकि मैक्सवेल ने थियोरेटिकल इक्वेशन बना दिया था ऑन पेपर, लेकिन लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। जब हर्ट्ज ने लैब में इस तरह वेव्स बना के दिखा दिया और सबको पता चल गया, तो लोगों ने मैक्सवेल की थियरी को एक्सेप्ट कर लिया। बाद में दोस्तों बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उनकी बात कर लेते हैं। दोस्तों हर्ट्ज के इस एक्सपेरिमेंट के 1 साल के बाद, 1 ईयर के बाद, जगदीश चंद्र बोस कोलकाता के अंदर जगदीश चंद्र बोस ने 5 mm से 25 mm वेवलेंथ वाली वेव्स बनाने में सफलता प्राप्त की। उसके बाद उसी समय लगभग, ठीक है, इसी टाइम के दौरान, यानी हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट के 1 साल के बाद की बात कर रहा हूँ, 1 साल के बाद जगदीश चंद्र बोस ने कोलकाता में 5 mm से 25 mm की EM वेव का प्रोडक्शन करने में सफलता प्राप्त की। और उसी दौरान इटली में एक साइंटिस्ट थे मार्कोनी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कई सारे मील तक, यानी कई सारे किलोमीटर तक दूर तक भेजने में सफलता प्राप्त की। तो ये दोस्तों मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री बता दिया आपको EM वेव का, कब कैसे शुरू हुआ था। फिर से देख लेते हैं। शुरुआत किया था मैक्सवेल ने, कंप्लीट पूरा किया हर्ट्ज ने। बाद में अलग अलग साइंटिस्ट, जगदीश चंद्र बोस, मार्कोनी, बहुत सारे साइंटिस्ट और आए जिन्होंने EM वेव को दूर दूर तक भेजने में सफलता प्राप्त की। दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, ठीक है। और दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।